हरियाणा में 14 जून तक बड़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ मॉल्स और धार्मिक स्थलों को खोलने की दी इजाजत। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। किसान नेता विकास सीसर और रवि आजाद को मिली जमानत। जेल से रिहा होने के बाद धरना स्थल पहुंचे। टोहाना सदर थाना में आंदोलन पर डटे हैं किसान। और तलक हुए अनिल जोशी के तेवर, अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम, कहा 15 दिनों में किसानों पर स्टैंड करे स्पष्ट। पंजाब बीजेपी, नहीं तो पंजाब का करूंगा दौरा। पे कमीशन के एक्सटेंशन के बाद भी सरकार ने तय वक्त में लागू करने का दिया भरोसा। वित्त मंत्री बोले 1 जुलाई से ही लागू होगा छठा पे कमीशन। फतेह किट की खरीद में सामने आई बड़ी गड़बड़ी। महीने भर में ही 837 रुपए का टेंडर 1300 के ऊपर पहुंचा। हाईकोर्ट में सरकार ने कही जांच की बात, पर विपक्ष ने घेरा। कोरोना की मार के बाद लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। पंजाब और हरियाणा में मजदूरों का आना हुआ शुरू। धान के सीजन को देखते हुए कर रहे हैं वापसी। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत वर्दी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा में मिली नई राहतों के साथ। हरियाणा में जहां एक और हफ्ते के लिए महामारी अलर्ट बढ़ा दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, वहीं ही कुछ और शर्तों के साथ कुछ नई राहतें भी दे दी गई हैं, वो आपको बताएंगे। अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन फॉर्मूला जो है वो ऑड इवन का ही रहेगा। ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुलेंगी और सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मॉल खुल सकते हैं। मॉल्स को भी खुलने की इजाजत दे दी गई है और इसके साथ ही क्लब बार रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे, लेकिन इनमें शर्त ये रखी गई है कि इनमें क्षमता 50% ही होगी, यानी कि 50% की क्षमता के साथ क्लब बार और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों में एक वक्त पर 21 लोगों को ही जाने की इजाजत है। शादी समारोह में भी जो संख्या 10 से बढ़ाकर अब 21 कर दी गई है। 21 लोगों को शादी ब्याह के अवसर में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। तो ये कुछ नई राहतें दी गई हैं नई शर्तों के साथ, लेकिन इसके साथ ही एक और हफ्ते के लिए हरियाणा में जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है। तो अब धार्मिक स्थलों पर भी आप जा सकते हैं जो अब तक बंद थे, लेकिन वहां पर भी एक समय में 21 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। शादी ब्याह में ही भी 21 लोग इकट्ठा होंगे, उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। और 50% क्षमता के साथ मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, बार ये खुल सकेंगे सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। लेकिन दुकानों की बात की जाए तो ऑड इवन के फॉर्मूले के आधार पर जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। तो फिलहाल हरियाणा में ये राहत दी गई है, लेकिन दूसरी ओर अब बात करते हैं किसानों की। टोहाना में किसान नेताओं को देर रात जमानत मिली है। विकास सीसर और रवि आजाद को देर रात करीब 12:30 बजे जमानत दी गई, लेकिन जेल से रिहा उनके होने के बाद भी किसानों का जो धरना है वो जारी है। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद सदर थाना में जो धरना था वो खत्म करने पर फैसला अब किसान नेता लेंगे कि आगे की रणनीति उनकी क्या रहने वाली है। तो फिलहाल आपको बता दें कि किसान नेता विकास सीसर और रवि आजाद को जो जमानत मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी जो किसान नेताओं का धरना है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पर फैसला जो किसान नेताओं की कमेटी है वो मीटिंग करेगी और मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति किस प्रकार से रहने वाली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोहाना की, क्योंकि 3 दिन से लगातार वहां पर धरना जारी है। तो धरना जो दिया जा रहा था विकास सीसर और रवि आजाद की गिरफ्तारी के कारण, हालांकि जब कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी तो उन दोनों को रिहा भी कर दिया गया और उसके बाद भी, लेकिन अभी तक धरना जो है वो जारी है। तो अब आगे किसान क्या फैसला करते हैं, क्या ये धरना खत्म कर दिया जाता है या फिर कोई और नई रणनीति बनाई जाती है किसानों की ओर से, ये किसानों की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। तो कल
देर रात करीब 12:30 बजे जो इन किसान नेताओं को जमानत मिली, रिहा कर दिया गया था जमानत मिलने के बाद, लेकिन धरना अभी भी जारी है। परमजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। परमजीत, सबसे पहले इस समय का माहौल जानना चाहेंगे कि अपडेट क्या है, कैसा माहौल है जहां पर धरना लगा हुआ था और कब मीटिंग जो किसानों की होने जा रही है? अभी जो है धरना ज्यों का त्यों लगा हुआ है और जो धरना जारी है। जैसे आज धरने का तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी धरना जारी है, लेकिन जो रिहा हुए जो किसान हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय बाद जो है किसान नेताओं द्वारा एक मीटिंग की जाएगी। मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा कि धरने को आगे चलाना है या समाप्त किया जाना है। यह फैसला जो है किसान कमेटी के बीच में लिया जाएगा। उनका कहना है कि ये जो फैसला है कुछ ही क्षणों में जो प्रेस वार्ता के दौरान जो है इस फैसले को सुनाया जाएगा कि धरने को कब समाप्त करना है या धरने को आगे चलाना है, क्योंकि अभी किसान नेताओं को जो है जमानत मिली है, जमानत पर रिहा हुए हैं, वह भी धरना स्थल पर जो है पहुंच चुके हैं और धरना जो है फिलहाल धरना जो है ज्यों का त्यों बना हुआ है और किसान जो है आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो है आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इसी बात को लेकर आह्वान किया जाएगा कि किया गया था कि जिला भर के जो थानों का घेराव किया जाएगा, उस पर भी जो है फैसला लिया जा सकता है। जी परमजीत, तो फिलहाल क्या फैसला लिया जाता है ये देखना काफी अहम है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे हमारी सहयोगी ने बताया कि धरना ज्यों का त्यों ही जारी है जहां पर लगा हुआ था थाने के बाहर, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? एक तो प्रेस वार्ता की जाएगी किसान नेताओं की ओर से और उसी प्रेस वार्ता में कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है इस धरने को लेकर। बेशक विकास तीसर और रवि आजाद को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी तक सदर थाने के बाहर किसानों का धरना जारी है। और अब बात करते हैं राम रहीम की। राम रहीम से मिलने हनीप्रीत मेदांता अस्पताल पहुंची थी। कल दोपहर में हनीप्रीत कुछ देर के लिए अस्पताल आई थी और साथ ही राम रहीम के परिवार के लोग भी अस्पताल आए थे राम रहीम से मुलाकात करने के लिए। आपको बता दें कि रोहतक की सुनारिया जेल में गुरमीत राम रहीम बंद था। राम रहीम को कोरोना हो गया है, अब उसको मेदांता में भर्ती करवाया गया है। मेदांता में उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार सुबह ही सुनारिया जेल से राम रहीम को मेदांता अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राम रहीम को मेदांता के कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राम रहीम बीमार चल रहा था और रोहतक पीजीआई में भी उसका चेकअप करवाया गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स की सलाह पर ही उसे मेदांता अस्पताल भर्ती करवाया गया है। और वहीं पर राम रहीम से मिलने के लिए जो उसकी राजदार है हनीप्रीत भी पहुंची और इसके साथ ही राम रहीम के परिवार के कुछ और सदस्य भी राम रहीम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि ज्यादा मुलाकात तो नहीं करने दी गई क्योंकि कोरोना पॉजिटिव है राम रहीम, ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन आपको बता दें कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेदांता अस्पताल में फिलहाल भर्ती है राम रहीम और उसका इलाज चल रहा है। और अब बात करते हैं पलवल की, जहां हथीन के पूर्व एसएमओ पर केस दर्ज किया गया है। पत्नी ने ही डॉक्टर मनीष गर्ग के खिलाफ जो है वो केस दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज करवाई है। पति के खिलाफ शिकायत में पत्नी ने जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि साथियों के साथ मिलकर मनीष गर्ग ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया। डॉक्टर की पत्थरबाजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। तो पति के खिलाफ शिकायत में जानलेवा हमले का आरोप डॉक्टर की पत्नी की ओर से ही लगाया गया है। पलवल में हथीन के पूर्व एसएमओ पर केस दर्ज किया गया है। मनीष गर्ग के खिलाफ उसकी पत्नी चारू गर्ग ने शिकायत दी थी कि इसके साथ मारपीट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पथराव कर रहे हैं, घर पर पथराव कर रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं, पथराव कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसके आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं और अब नया मामला दर्ज करके इसकी जाँच की जाएगी। और बात करते हैं देश में कोरोना की दूसरी लहर की, जिसने जमकर तांडव मचाया और इसके साथ ही लॉकडाउन ने लोगों के सामने रोजगार की मुश्किल खड़ी कर दी। कोरोना की मार से प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की, लेकिन अब मजदूर फिर से धीरे धीरे लौटने लगे हैं क्योंकि कोरोना की रफ्तार
कम होनी शुरू हो गई है। कोरोना का कहर कम होने लगा है। हरियाणा और पंजाब में धान की फसल की बुआई का समय भी आ गया है, तो खेतिहर मजदूर बिहार और मध्य प्रदेश से हरियाणा और पंजाब में लौट रहे हैं। क्योंकि अब कोरोना का कहर कम हो रहा है, तो मजदूरों ने भी धीरे धीरे वापसी करनी शुरू कर दी है। धंधा नहीं था तो इसीलिए गए थे। हाँ। घर पर तो बैठ के खाएंगे बाल बच्चे के साथ। हाँ। 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 जी। अब वापसी आए हैं कमाने खाने। जी जी, क्या करें, वहाँ तो कोई जुगाड़ है नहीं। हाँ। इसलिए आना पड़ा मजबूरी। यहाँ तो लॉकडाउन के चक्कर में भागे थे, कोरोना ज्यादा हो रहा था दिल्ली के अंदर। हाँ। वहाँ से आते हुए ऐसा कर रखा, बस वाले 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं। हाँ। और फिर भी यहाँ रोड को छोड़ देते हैं। हरियाणा में तो बिल्कुल वो कर रखी है उन लोगों ने। हाँ। लूट मचा रखी है। बिल्कुल लूट मचा रखी है हरियाणा बस वालों ने। तो यहाँ छोड़ देते हैं, खाना कमाना आए हैं दिल्ली के अंदर। फिर भी 2-3 दिन 2,500 रुपये लेते हैं। फैमिली के साथ है, छोटा बच्चा है, इस धूप में क्या करेंगे हम लोग। सुंदर कितने आदमी आए हो? 17 आदमी आए हैं। किस लिए? जीरी लगाने। तो कितना किराया लिया है? 1200 रुपया। रेल में कितना लगता है? रेल में तो 600 लगता है, लेकिन टिकट नहीं मिला तो हम लोग मजबूरी में आ गए। तो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी धान के सीजन को देखते हुए प्रवासी मजदूर जो है वो वापस लौटने लगे हैं, कहा जा रहा है। क्योंकि अब कोरोना का कहर कम हो रहा है और अब काम भी मिलने लगा है, इसलिए वापसी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से चुनाव के बाद पहली बार बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब पहुंचे। मजदूरों का कहना है कि धान की खेती का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में यहाँ वो रोजगार की तलाश में पहुंचे हैं। बंगाल से। पहली बार आया? नहीं, बहुत बार आया और भी आ गया है। क्या इलेक्शन हो गया इसलिए फ्री हो गई? ये ऐसा बात नहीं है, इलेक्शन होता फिर भी आते हैं, नहीं होता तो भी आते हैं। हमको तो काम करने पड़ेगा। सभी लोग बंगाल से आ रहे हैं? सभी बंगाल से। अच्छा, यहाँ पंजाब में झोना लगाने के लिए? जी जी। पहले भी आते हो? पहले भी आते हैं। जाएंगे झोना लगाने के लिए। क्या नाम है? जी अरुणाचल बंगाल से आए हैं। और अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। केंद्र और प्रदेश सरकारें वैक्सीनेशन पर जोर दे रही हैं ताकि कोरोना को हराया जा सके, लेकिन हिमाचल में बिजली कर्मचारी इससे महरूम हैं। पूरे प्रदेश में टीका लगाने जा रहे बिजली कर्मियों के बिना वैक्सीनेशन के ही उनको वापस लौटना पड़ रहा है। वैक्सीन नहीं लगने से बिजली विभाग के कर्मियों में भारी रोष है। प्रदेश में सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के निर्देश दे रखे हैं। पालमपुर के मारंडा विद्युत सबस्टेशन में कार्यरत फील्ड कर्मचारी वैक्सीन लगवाने के लिए दूर दूर से टीका लगवाने के लिए पीएचसी बनूरी पहुंचे, लेकिन उन्हें बिना टीका लगवाए ही वापस भेज दिया गया, जिससे कि ये कर्मचारी काफी निराश हैं। द्वारा हमारे कुलदीप द्वारा जी फॉर्म भरवाए गए वैक्सीन के लिए। इसके लिए हम बनूरी स्वास्थ्य केंद्र गए, वहां पर हमें वैक्सीन नहीं लगाई गई। अन्य सभी विभागों के वहां पे वैक्सीन लगाई गई, लेकिन हमारे विभाग के लिए जो बोला गया कि आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स नहीं है और आपको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। हमारा काम सर ऐसा है कि हम घर घर जाके अपना कार्य कर रहे हैं। किसी की लाइट बंद हो रही है, कहीं स्टोर जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, तो हमें वैक्सीन के लिए ना ही फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया जा रहा है। तो हमारी सरकार से यही विनती रहेगी, या तो हमें वैक्सीन लगाई जाए या हमें फ्रंट लाइन वर्कर बनाया जाए। प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कि HRTC, नर्स, पुलिस, सभी डिपार्टमेंटों के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वैसे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी जो 18 से 44 तक है उनको वैक्सीन लगाई जाए। हम रोज अपना रोज काम लोगों के घर घर में जाके कर रहे हैं और अपनी बिजली जो है बिजली सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो मैं फिर हिमाचल सरकार से बार बार निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमें वैक्सीन लगाई जाए और अति जल्दी लगाई जाए। तो कोरोना ने एक और जहां रोजगार को बड़ा झटका दिया, वहीं कोरोना की मार पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ी है। हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाली पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों सूनी पड़ी हुई है। जून महीने में मनाली में जहां पर्यटकों का तांता लगा रहता था, लेकिन इस बार वही मनाली कोरोना की वजह से वीरान पड़ी है। कोविड-19 की वजह से पर्यटन व्यवसाय ठप होने से सबसे ज्यादा असर स्थानीय लोगों पर पड़ा है, क्योंकि 90% जनता मनाली में पर्यटन कारोबार पर ही निर्भर करती है। टूरिज्म के ठप होने के बाद घाटी में सैकड़ों युवा भी बेरोजगार हो गए हैं, जो पहले पर्यटन कारोबार से जुड़कर अच्छी खासी आमदनी
करते थे। अब वही युवा ग्राम पंचायतों के कामों में जुड़कर खेती-बाड़ी पर अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन पर्यटन नगरी मनाली अब भी जो पर्यटकों का इंतजार कर रही है। कोरोना वायरस की बात कहें तो हम सराउंडिंग पंचायत जो इस इलाके की बात है, तो इस इलाके की तो लोगों की कमर ही तोड़ दी कोरोना वायरस ने, क्योंकि यहाँ के जो लोग जो थे वो टोटली जो है टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड थे जी। लेकिन आज टूरिस्ट नहीं आ रहा, सब लोग जो है बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं और हताश हो चुके हैं। ये कोरोना वायरस आ गया और सारे के सारे जो काम जो वो ठप हो गया है, और जितने भी नौजवान जो भी है वो अभी अपने खेती बाड़ी में जाकर वो काम करे, बगीचे में काम करे। और यहाँ की जो पंचायत, जो तीनों पंचायत के जो लोग जो है हमारे मनरेगा में काम कर रहे हैं और 14 वित्तीय योग में काम कर रहे हैं, उससे जो है काफी उनके जो अपनी माली व्यवस्था थे वो ठीक हो रही है। लेकिन अगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म तो हमारे को बहुत ज्यादा लॉस हो गया जी। और अब बात करते हैं करनाल की, जहां सामाजिक संस्थाओं ने नगर निगम के साथ मिलकर शमशान घाट में उन लोगों के नाम का पौधा लगाया जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। साथ ही 11 लोगों की अस्थियों को भी हरिद्वार में गंगा के प्रवाहित करने के लिए पहल की गई, क्योंकि उनके परिजन अभी तक उनकी अस्थियां लेने के लिए नहीं पहुंचे थे। तो 11 लोगों की अस्थियों को जहां गंगा प्रवाहित किया गया, वहां शमशान घाट में पौधारोपण भी किया गया। उन लोगों की याद में पौधे लगाए गए जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई थी। आज इस पर्यावरण दिवस पर उनके परिवारजनों ने यहाँ पर आकर उनकी स्मृतियां बनी रहे, स्मृति वृक्षारोपण दिवस के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में मनाया है। लेकिन यहाँ पर आकर एक अनोखा ही दृश्य देखने को मिला। 17 परिवारजनों ने आकर, जिनके परिवारजन उनसे बिछड़ गए थे, इसी शमशान के अंदर जहाँ पर संस्कार हुए, तो ये 11 जो अस्थियां थी आज सुनील मदान जी कल सवेरे 5 बजे लेकर जाएंगे। आज उनकी ये जिम्मेवारी उनको सौंपी गई और यहाँ पर एक परिवार का सदस्य जिस तरह एक पुष्प अर्पित करके अस्थियों को प्रवाह करने के लिए हरिद्वार में भेजता है। और अब बात करते हैं जींद की, जहां आए दिन किसान आंदोलन वैसे तो होते रहते हैं, लेकिन 3 साल तक चला एक संघर्ष रंग लाया। सरकार और प्रशासन की नींद टूटी जब महज 1.5 किलोमीटर सड़क बननी शुरू हुई, तो इससे लोग भी खुशी से झूम उठे। ऐसा जश्न तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन जश्न की तस्वीरें बेहद खास। फूल बरसाए, नारियल फोड़ा और फिर ढोलक की धुन पर खुशी से झूमे। जीत आखिर जनता की हुई। सरकार और प्रशासन को नींद से जागना ही पड़ा। जींद में 3 साल बाद जब रोहतक रोड पर महज 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बननी शुरू हुई, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहना चाहिए आज रोहतक रोड पे बहुत ही खुशी का माहौल है। पूरा हमें एक सामूहिक जश्न जैसा लग रहा है, क्योंकि हम 3 साल से एक बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे थे। रोड की इतनी हालत खस्ता थी, हम सोचते थे जाए ना जाए, हम किस साइड जाए किस साइड ना जाए। लेकिन हमें रोहतक रोड लोगों का भी इतना स्वागत करना चाहिए। उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए, सरकार से बहुत सी रिक्वेस्ट की, चल फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इसी सड़क के लिए लोगों को कम पापड़ नहीं बेलने पड़े। कभी मानव श्रृंखला, कभी वोट बहिष्कार, दर्जनों बार डीसी को ज्ञापन, यहाँ तक कि कुंभकर्णी नींद में सो रहे प्रशासन को जगाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन करना पड़ा। कई बार रोड जाम किए। विधायक से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके थे और आखिरकार जीत जनता की हुई। 1.5 किलोमीटर मात्र लंबी सड़क है, चौधरी देवीलाल चौक से लेकर रोहतक बाईपास तक। यहाँ के लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, 300 से ज्यादा आंदोलन किए हैं और बड़े बड़े कुंभकर्णी नींद सोने प्रशासन को जगाने के लिए यहाँ लंबी लंबी यात्राएं निकाली गई। यहाँ के रोड बंद किए गए और आज जब रोड बना तो बैंड बाजों के साथ इसका स्वागत किया गया। लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है कि आज हमारा रोड बना। जींद हरियाणा का वो जिला है जो बड़े बड़े आंदोलन का गवाह बना है, लेकिन सवाल है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को कब तक आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जी। और अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड लिमिट जो है, गाड़ी आपकी उस लिमिट से ज्यादा दौड़ रही है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपको पता भी नहीं चलेगा और चालान आपके घर पर पहुंच जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट।
रफ्तार पर लगेगी लगाम। तेज गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान। अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो अब आपको अपनी गाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो जरा सा भी ओवर स्पीड होने पर आपका चालान कट जाएगा। क्योंकि चंडीगढ़ से दिल्ली के हाईवे तक कई जगह स्पीडो कैमरे लगा दिए गए हैं, जो आपके वाहन की स्पीड ओवर होने पर चालान काटकर आपके घर भेज देंगे। सर ऐसे 4 लग रही दिल्ली से अंबाला तक सर जी, और जो भी ओवर स्पीड में चलेगा उसका चालान होगा जी। हाँ जी, उसके घर मतलब उसके घर पहुंच जाएगा ये, मगर घर पहुंच जाएगा उसका। अच्छा, मतलब में कोई वो नहीं है, कोई स्पीड देख के ऑनलाइन चल रहा है सारा कुछ। इसमें किसी की ऑपरेट की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अभी तक हुए कोई चलान होते रहते? अभी तो चल रहे उधर चल रहे जी, और स्पीड के इंटरसेप्टर कर दिया जी। हाँ जी, हाँ जी। कोई स्पेशल ड्यूटी किसी की लगी? इसमें स्पेशल ड्यूटी भी लगेगी। ये हाईटेक कैमरे अंबाला से कुंडली बॉर्डर तक लगाए गए हैं, और अगर अब आप अपना चालान नहीं कटवाना चाहते तो आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सारा नंबर आ जाता है उसमें, स्पीड दूर से कैच कर लेती है सर, और जो भी उल्लंघना करेगा उसके आ जाएगा, उसके घर पहुंच जाएगा उसके। कितने किलोमीटर की दूरी से ये कैच कर लेता है? ये 3 किलोमीटर की दूरी से। हाँ सर। इसमें किस चीज का चलान होगा? ओवर स्पीड का जी बस। हाँ जी, और मास्क का जी। इन स्पीडोमीटर कैमरों की रेंज काफी दूर तक है, यानी ये आसानी से आपकी तस्वीर कैद कर लेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा है कि पुलिस कर्मियों को भी सड़क नाके पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एक और फायदा ये है कि स्पीडोमीटर कैमरे लग जाने से वाहनों की रफ्तार कम रहेगी और हादसे भी कम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस मुसीबत का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। नेटवर्क 18 इस मुहिम पर हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।